हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो मेरा लेक्चर है फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मिल रहा है। बाकी के जो लेक्चर्स 1 और 2 मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और कॉपी पेन ले लीजिए और लेक्चर के ईच एंड एवरी पॉइंट आप नोट कीजिए, ताकि आपका एक पर्टिकुलर नोट्स प्रिपेयर हो सके जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। इसके पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा जो अपन पढ़ चुके हैं। पहले अपने सबसे पहले पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अपने पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देन आफ्टर दैट कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के डायमेंशंस और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बाद अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे जाके कूलम्ब्स लॉ का एक अपवर्ड पार्ट है जो आगे जाके रिलेट करेगा पूरे चैप्टर को। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चार्जेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट चार्ज से रिलेट करेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से पता चल रहा है, तो डेफिनेटली इस पे चार्ज होगा इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक हमेशा उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज की बात होगी। तो ये क्या होता है कि एक स्पेस होता है जो अराउंड करता है किसी भी चार्ज के तरफ, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंट एरिया के आसपास का जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा विद अनदर चार्ज, या तो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा किसी और चार्ज के साथ में, तो वो जो फोर्स लगेगा उसके आसपास का जो फील्ड होगा उसको ही क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अंडरस्टैंड। कोई भी चार्ज होगा तो वो हमेशा एक दूसरे चार्ज को या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसके आसपास का जो स्पेस है जहां तक वो उस पर्टिकुलर फील्ड को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, तो वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा या फिर रिपल्शन हो रहा होगा। अगर वो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उनमें रिपल्शन होगा। और अगर वो अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो उन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अपन रीड कर चुके हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से आपको जो मैंने कहा है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो डेफिनेशन इसका जो है लिखिए, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which its effect the space around a charge in which its effects can be felt significantly, that is the area, या फिर ऐसे बोल सकते हैं that is the area which appears attraction और रिपल्शन। ये मैंने बोला है अभी भी कि यहां पे या तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा आपका, रिपल्शन होगा। रिपल्शन फोर्स किसके साथ में, उस चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा किसके साथ में, किसी और चार्ज के साथ में, मतलब अनदर चार्ज। या तो वो सेम हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स जज होगा आपका। तो फोर्स ऑन
another on another charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ही क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। इसने क्या बोला, द एरिया विच अपीयर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, ठीक है, ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके साथ में, जो स्पेस अराउंड द चार्ज है वो किसी और चार्ज के साथ में या तो अट्रैक्शन फोर्स करेगा या रिपल्शन फोर्स करेगा, जब किसी और चार्ज के साथ में आएगा तो उसी फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कितनी बार क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपली इसके फॉर्मूले से आप इसको याद रख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट करा जाता है वो ई से डिनोट करा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन क्यू नॉट। आप क्यू भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या फिर बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन अ यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन अ यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अपन जनरल वे में लिख लेते हैं। ये इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो डिनोट करा जाता है, किससे डिनोट करा जाता है, ई से डिनोट करा जाता है। कि सोच लीजिए कि आपके पास सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ से सर्टेन पॉइंट किसी टी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या बताता है कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज ये बताता है, टेस्ट चार्ज कभी भी बोला जाए तो दैट मीन्स उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर होता है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होगा एक तरीके से। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से क्या ना के बराबर, मगर फोर्स कहां से एक्सपीरियंस हो रहा है, इस क्यू चार्ज की वजह से। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो वो जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। मैंने बताया था कि पॉइंट पी मैंने कंसीडर करा था अभी डायग्राम में, और मैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैपिटल पी ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ड्यू टू द सोर्स चार्ज, मतलब जो अपना क्यू था वो अपना सोर्स चार्ज था, और जो क्यू नॉट जो था वो अपना टेस्ट चार्ज है। ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज, अब यहां पे डेफिनेशन जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन बनाएंगे। डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो मैंने बताया था कि क्यू नॉट जो अपना पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, per unit test charge placed at that point without
मतलब जो टेस्ट चार्ज आपका जो रखा जाएगा वो उसको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो एक जगह फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। मतलब वो सोर्स चार्ज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए ये यहाँ पे क्लियर क्या बता रहा है, ये जो लास्ट लाइन अपन ने लिखा है ना कि टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट डिस्टर्बिंग द विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। दैट मीन्स टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, बस वो केवल टेस्ट चार्ज के लिए माना गया अपन को कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल निग्लिजिबल रहता है, तो वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता है। और बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो अपन को जजमेंट देखने के लिए ये चीज यूज करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो आपको फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। क्या बोल रहा है आगे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखने से पहले अपन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर that a positive charge q not experience a force capital F vector। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, वेक्टर लगा दिया। व्हेन प्लेस्ड एट द consider that a positive charge q naught experience of force capital F vector when placed at the objective point objection point charge point then observation when placed at the observation point then, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे अगर प्लेस कर दिया अपन ने, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फॉर्मूला अपन बात कर रहे हैं, E इक्वल टू आपका हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। Q नॉट क्यों लगाया, Q नॉट टेंस टू 0, यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है कि इसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है, वो अपन नीचे बता देंगे। इसको नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए नीचे हियर Q नॉट टेंस टू 0, इसको पढ़ते कैसे है, Q नॉट टेंस टू 0, ठीक है। दैट इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है। दैट इज द टेस्ट चार्ज Q नॉट मस्ट बी स्मॉल, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, मस्ट बी स्मॉल, सो दैट, तो क्या छोटा होगा तो, सो दैट इट डज नॉट, ये बताया था Q नॉट टेंस टू 0, दैट इज द टेस्ट चार्ज Q नॉट मस्ट बी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स वो टेस्ट चार्ज के पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, बस ओनली उसको फील्ड देखने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे ये अपना इतना हो गया है, बस ये एंड हो गया है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी। आपको इसमें मेन जो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट होता है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कुछ बातें और हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है,
वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और फोर्स इसमें आ रहा है और ये एक दूसरे के डायरेक्टली हो रहे हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज इसका ऐसा यूनिट याद रखना न्यूटन पर कूलम। कैसे, फोर्स का यूनिट सबको पता है कि फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, उसके लिए कैपिटल सी यूज कर सकते हैं, तो अपॉन में है तो न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। सबको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, mlt-2 होता है, और चार्ज का याद रखना हमेशा at, ठीक है। ये एम्पियर करंट के लिए आता है ये, ठीक है। तो जब ऊपर ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये इसकी पावर 1 है तो ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे a को ऊपर लाओगे तो -1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt की पावर -3 और a की पावर -1, ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान देनी है जो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को। एक तो इसका फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिलती है। और एक और चीज ध्यान रखना, फोर्स, अब इसके अंदर देखिए फोर्स के इक्विवेलेंट भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, इसको यू को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स ऑन अ चार्ज, मतलब उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स होगा, तो इधर से इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू Q0E। आप चाहे तो इसको QE भी लिख सकते हैं, तो ये इतना फोर्स इसके अंदर एक्ट होता है। बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो आपका कितना होता है, वो ये होता है। ये आपको इस फॉर्मूले को ध्यान देना है, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान देंगे आप, बहुत जगह काम आएगा ये डायमेंशन इसका यूनिट, और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है इनको, इसलिए यहाँ पे इनको रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि आप स्पेशली इनको ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुद भी पढ़ सकें और दूसरों को भी शेयर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपनी बात चल रही थी कि अपन ने फॉर्मूला, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास क्या था, F इक्वल टू F अपॉन Q0, ये था अपने पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। और कूलम्ब लॉ पढ़ चुके हैं अपन, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस टाइप से अपन ने कूलम्ब फोर्स पढ़ा था। अब इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करके अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला लाना है, जब किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर अगर होगी तो। अगला टॉपिक जो है वो छोटा सा एक डेरिवेशन है, बहुत ही इजी है। अगला टॉपिक, अगले टॉपिक का जो नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, उस डायग्राम के बेस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, ज्यादा इसको एनलार्ज करने की जरूरत नहीं है, छोटे में याद रख सकते हैं आप इसको। तो डायग्राम देखिए, ये अपना एक चार्ज है, ये अपना प्लस Q चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है Q0। इन दोनों के बीच का यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, जैसा कि अपन कूलम्ब लॉ में पढ़ चुके हैं। इसको मैं पॉइंट दे देता हूं, ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की बात मैं थोड़ी देर से करूंगा। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने इस तरफ ही क्यों, एरो का सिंबल इस तरफ ही क्यों लगा रखा है, उसका मैं डायरेक्शन की चर्चा थोड़ी देर से करूंगा, तो वो आगे आप देखते रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्शन का फंडा भी इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या करा है, कंसिडर कर लिया अपन ने पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये
प्लस क्यू अपना पॉइंट चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है। लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये आपका पॉइंट चार्ज और ये आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आ जाते हैं अपन इसमें, जो प्रीवियस जो अपना नॉलेज है बस वही काम आएगा, प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज। तो इसमें लिखते हैं अपन कंसिडर, डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं ये आपके समझने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो सके सारी चीजें। तो आप देखिए इसको, कंसिडर दैट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, देखिए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इज प्लेस्ड कहाँ रखा हुआ है, ओ पे, प्लेस्ड एट ओरिजिन O, placed at origin O on the axis, कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर, on the axis। आगे let P point, let P be the point, be the point where intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना जो पी पॉइंट अपन ने कंसीडर करा है, जहां पे अपना टेस्ट चार्ज रखा है, वहीं पे अपन को क्या डिटरमाइन करना है, अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, डिटरमाइन करना है। लेट पी बी द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड where the let P be the point where the intensity of electric field due to the point test charge only, point charge plus Q is to be determined, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस Q is to be determined। तो यहाँ पे अपन को पॉइंट P से अपन को क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड करनी है। तो देखिए टेस्ट चार्ज के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे अपन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अपन को। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, place a small positive test charge, Q नॉट, ठीक है, एट पॉइंट P। कहां पे रखा अपन ने, एट पॉइंट P पे अपन ने एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। उसके बाद अपन को पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं अपन। तो उसके कारण अपन फोर्स देख लेंगे। फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज, कितना फोर्स हो जाएगा, इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा F
वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/Q0/r²। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका एक कारण है। Q1 Q2 अगर मैं लिख दूंगा तो देखिए यहाँ पे चार्ज एक तो Q है और एक Q0 है, इसलिए अलग अलग चार्ज होने के कारण ये Q और Q0 लिखते हैं। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपर का रब कर देता हूं मैं। अब इसके बाद अपन फॉर्मूला जानते हैं, इफ ई वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कहां पे? एट पॉइंट P इज, ठीक है, तो आप इसका ही फॉर्मूला जानते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू होता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। देखिए, तो अपन इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ पे F की वैल्यू रख सकते हैं। लिमिट हटा देंगे अपन, लिमिट तो वैसे स्मॉलेस्ट टर्म को बता रही है, तो यहां से देखिए ये F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको लिख दीजिए, F का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 Q0/r²। और इंटू, देखो Q0 अपॉन में है तो इसको 1 के अपॉन में लिख रहा हूं मैं Q0। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इसको कट कर सकूं। ये पहले से अपॉन में था तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म क्या बची? इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपको ध्यान देने वाली टर्म है। ये आपका मेन फॉर्मूला है जो इसमें यूज आएगा, बहुत सारी जगह यूज आएगा। ठीक है, ये सब जगह यूज आने वाला है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखते हैं, अगला जो टॉपिक है, ये भी आपके कितनी बार 2 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है। तो इजी टॉपिक है, केवल आप माइंड में इसको बिठा लीजिए तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक अगर यहाँ 12th में नहीं काम आया तो डेफिनेटली जब हायर क्लासेस में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या फिर बीएससी करेंगे, कोई भी सही सब्जेक्ट लेंगे तो आपके ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को वहां पे भी पूछा जाता है और आप लर्न भी करेंगे इसको वहां पे। तो अगला जो टॉपिक है वो है फिजिकल significance of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पॉइंट बना लो, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहले तो क्या है कि ये दो फोर्सेस के बीच का ये बताता है कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस एक्सर्ट कर रहा है और उनके बीच में कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा कि रिपल्शन फोर्स होगा। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कि उनके बीच में कितना स्पेस है, कितनी फील्ड है और उनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है कि रिपल्शन फोर्स हो रहा है। तो यही चीज इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो यहां पे लिखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The concept of electric field is of a great significance to charge kept at a distance apart to charge kept at a distance apart
distance apart, exert force on each other, comma, which is termed as action at a distance. ये आपको ध्यान देना है. क्या बोल रहा है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पे दो चार्ज कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो एक्शन ऑफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है. कि मतलब कोई चार्ज अगर पास में होगा तो उनके बीच में क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, दूर होगा तो कितना हो रहा है, वो उनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एक्शन ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच में फोर्स कैसा एक्सर्ट होगा. तो यहाँ पे ये एक कंसेप्ट है. इसका एक और कंसेप्ट ये है कि सेकंड कंसेप्ट ये है, द कंसेप्ट पैरा में मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आप पैरा में छोटे टर्म्स में जल्दी लर्न हो जाता है. तो आप भी इसको क्या पैरा में लिखिए तो आराम से लर्न हो जाएगा. द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प, the concept of electric field helps us to the concept of electric field help us to understand. अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को हेल्प करता है क्या अंडरस्टैंड करने की, मैकेनिज्म ऑफ टू चार्ज केप्ट एट एक्सर्ट डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, कि वो टेस्ट मतलब दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस रखे कि उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट बनी रहे. ऐसा तो नहीं है कि एक फोर्स को एक चार्ज को यहाँ रख दिया, एक चार्ज को वहां रख दिया तो उनके बीच में नहीं हो पाएगा. कितना डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की स्पेलिंग सही है, मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म by which two charges kept at a distance exert force on each other. कि मतलब कितने डिस्टेंस पे रखे कि उनके बीच में क्या हो जाए कि फोर्स अप्लाई हो जाए. तो आप इसमें इतना लिख लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो. कोई भी अगर क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. नोट कर लीजिए इसको. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास में, ये एग्जाम में बहुत बार आया और यहाँ पे आपको चार्ज के बारे में भी सारी क्यूरी दूर हो जाएगी कि चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है और मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर क्यों बना दिया था. ठीक है, टेस्ट चार्ज का जब बनाया था तो वो बाहर की तरफ क्यों बना दिया था, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स. अगला टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक पाथ होता है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, मतलब एक कर्व होता है जो हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है. तो सिंपल डेफिनेशन अगर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is the path along which
is the path along which a unit positive charge would move यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, कहां से कहां तक मूव कर रहा है, इफ इट फ्री डू सो, ठीक है। उसके पास फ्री है, वो किधर भी मूव कर सकता है, कि वो अगर यहाँ है तो यहाँ से वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पीछे आ सकता है, किधर भी जा सकता है। जैसे कि इस तरीके से ये आपका एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कर्व है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बता रहा है जो पॉजिटिव चार्ज से आउट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो डायरेक्शन इधर हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट। टेंजेंट आपको पता है बिल्कुल जो छू के निकलती है जो रेखा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है इसका, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है पूरा, ये ब्लैक वाला, अंडरस्टैंड। अब इसकी जो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल समझने की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो एग्जाम में बहुत बार 3 मार्क्स में पूछा गया है, इस टॉपिक को आप रट लीजिए, ठीक है। कितनी बार 1 वर्ड्स में भी ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताइए। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, यहां पे ये डिस्कस होगी, ठीक है। तो लाइन लिख देते सबसे पहले तो, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइन तो आपको हमेशा लिखना आना चाहिए, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स have the following properties, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, ध्यान से देखना। आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं पूरी, कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट the lines of force start from the positive charge and ये एंड दूसरा एंड है, और ये END वाला एंड है, एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दैट इज, इसको आप डायग्रामेटिकली समझिए, वो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लें, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाता है, जाके खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव को मैं ब्लैक से बना देता हूं, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगा, बाहर की तरफ, ऑलवेज आउटवर्ड, ओके, ये आपको ध्यान देना है। तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब आउट होगा, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, पॉजिटिव की से आप बाहर की तरफ होगा। और नेगेटिव में हमेशा किधर आएगा, वो इनवर्ड आएगा, अंदर की तरफ, एंड होगा हमेशा ये इस तरीके से, ठीक है।
जैसे कि जो बैटरी का सिंबल बनता है तो वो इस तरीके से बनता है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। तो हमेशा जो करंट जो चलता है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव के अंदर की तरफ आता है। ये भी आपको ध्यान रख सकते हो इसके कारण, ठीक है। तो इससे करंट चलता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा ये होता है, पॉजिटिव से आउट होता है वो और नेगेटिव के इन होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इस लाइन के थ्रू द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट कहां से होता है, पॉजिटिव से, और एंड कहां होता है, नेगेटिव पे। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। सेकंड पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे। सेकंड पॉइंट ये है द लाइन्स ऑफ फोर्स, द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है, ओरिजिनेट कहां से होता है, फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कहां से करता है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट, ठीक है। ओरिजिनेट मतलब निकलना, निकलता कहां से, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट मतलब एंड कहां होता है एक तरीके से। उसी बात को इनने घुमा के बोल दिया, एट अ नेगेटिव चार्ज, एट अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज। अब ये बात भी है कि वो हमेशा निकलता है और अंदर जाता है, तो किस तरीके से, इन और आउट होता है तो किस तरीके से, एट, ऑलवेज एट राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल्स टू द सरफेस, टू द सरफेस ऑफ द चार्जेस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा वो जो भी आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें से बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है, तो हमेशा कैसे निकलता है, राइट एंगल ही निकलता है, ठीक है। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलरली एक तरीके से, ये आपको पता है 90 डिग्री के एंगल के थ्रू। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक डायग्राम, तो इसको ए दे देना, इसको बी दे देना, ऐसे अपन यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए अट्रैक्शन रिपल्शन का आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक पॉजिटिव बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया। तो मैंने बात करी थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसका कारण क्या है, देखो पॉजिटिव से तो बाहर निकल रहा है और जाके कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव में। ये नेगेटिव से अंदर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ से आएगा। देखो पॉजिटिव में से हमेशा बाहर ही निकलेगा वो, देखिए दोनों तरफ मैंने बाहर बता दिया, इधर से अंदर आ रहा है, ये देखो इधर से अंदर जा रहा है। कुछ लाइन्स ऑफ एक्शन ऐसे रहेंगे इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से, इस तरीके से इसके लाइन्स ऑफ एक्शन आपको बताने, ये बाहर की तरफ, सारे बाहर की तरफ बताने, और यहाँ पे सारे अंदर आते हुए बताने आपको, इस तरीके से। तो देखिए अट्रैक्शन कैसे होगा, ये इधर से निकल रहा है लाइन्स ऑफ फोर्स और जाके कहाँ, नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका ए डायग्राम हो गया। बी वाला देखिए, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ये आपका सेम बना देते, दोनों पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में से आपको पता है कि बाहर की तरफ ही निकलता है, तो ये एक बाहर निकल गया, कुछ इधर से मूव करके ऐसे हो गए, 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 कुछ ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए, ठीक है। इधर से बाहर निकाल दीजिए, ये ऐसे हो गया, ये भी 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 बाहर की तरफ हो गया, ये भी बाहर की तरफ हो गया। दैट मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ ही है, तो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दूसरे को रिपल करता है। अगर नेगेटिव करोगे या दोनों का सेम कर दोगे तो नेगेटिव में अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यही कारण है, क्या बोल रहा है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। हमेशा कैसा रहेगा वो, राइट एंगल ही निकलता है, 90, मतलब हमेशा ये जब भी निकलेगा तो कैसे, परपेंडिकुलरली उस सरफेस से, उस सरफेस से निकलने के बाद भी कैसा भी हो जाए, मतलब उस सरफेस से निकलते समय वो राइट एंगल में रहेगा, ठीक है।
डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका बी वाला डायग्राम। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। डायग्रामेटिकली समझाना बहुत जरूरी था ये, तभी ये पॉइंट आपको क्लियर होता। थर्ड पॉइंट के अंदर है द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट pass through कंडक्टर। ये बात ध्यान रखना कि कंडक्टर में से कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होते हैं। अगर वो पास हो जाएंगे तो वैसे वो तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से अगर लाइंस ऑफ फोर्स पास हो गए तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो जीरो रहती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट है द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो यहां समझिए इसको, जैसे कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, ये जा रहा है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, भले कितनी भी क्लोज होके जाए मगर ये कभी भी नहीं काटेगी। इसका कारण क्या है पता है? कि अगर ये एक दूसरे को काटने लगे, कि जैसे कि सोच लो कि यहाँ से गई है एक लाइन गई और ये यहाँ से यूं चल गई, यूं इसको काट के यूं निकल जाए, तो जब आप डायरेक्शन जब देखोगे इसके, तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट से डायरेक्शन पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आप इधर बना लोगे और फिर यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे तो ये इसको काट के इधर निकल जाएगा। तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी चार्ज के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में वो चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को। ध्यान रखिए, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे ये भी नहीं करती, ठीक है। मैग्नेट भी नहीं करता। एक और बात यहाँ पे मिटाता नहीं हूं। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें ये है कि अगर ये जितना ज्यादा डेंस होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे कि जितना ज्यादा पास में होगा और पास जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें। जितना ज्यादा डेंस रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसके अंदर, ये आपको ध्यान देना है। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये है द रिलेटिव चार्ज, द रिलेटिव क्लोजनेस of lines of force the relative closeness of lines of force in different region ठीक है। the relative closeness of lines of force in different region of space gives the idea about the relative strength of gives the idea of relative strengths of the electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि अपन ने ये एक चार्ज हो गया, एक चार्ज ये हो गया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये इसकी लाइंस ऑफ फोर्स जाना शुरू हुए, ये जाना शुरू हुए, ये जाना शुरू हुए, ये जाना शुरू हुए, इधर से भी गए, ये गए, ये गए। तो यहाँ पे अगर यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पे देखो क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखो क्लोजनेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है। तो जितना ज्यादा क्लोजनेस जहां पे ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ वहां पे उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा थोड़ा सेपरेशन होगा तो वहां पे थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी एक तरीके से। तो ये यहाँ पे इसका फिफ्थ पॉइंट है, ये लिखा हुआ द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिफरेंट रीजन ऑफ ए स्पेस गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आज के लिए आज के सेशन में केवल इतना ही, और इसको आप नोट कर लीजिए और ये लिंक सब में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा यहाँ पे
अभी ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद इसके एक दिन मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।